हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 2 मार्च को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। पहला ऑप्शन है फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा सरकार पर कर्ज का बोझ, तीसरा बार बार युद्ध की मार, या चौथा इनमें से सभी। तो लुई 16वें के कर बढ़ाने का मुख्य कारण बार बार युद्ध की मार थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा नेपोलियन, तीसरा कार्ल मार्क्स, या चौथा हिटलर। तो साम्यवादी विचार के संपादक कार्ल मार्क्स थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 1945 ईस्वी में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस, या चौथा अमेरिका। तो मई 1945 ईस्वी में जर्मनी देश ने मित्र राष्ट्र के सामने अपना समर्पण कर दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था। पहला ऑप्शन है पिता, दूसरा माता, तीसरा भाई, या चौथा बहन। तो हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से सबसे ज़्यादा माँ को महत्वपूर्ण नागरिक मानता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा जर्मनी, या चौथा रूस। तो ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लादिंग, दूसरा मिल्पा, तीसरा तावी, या चौथा चेना। तो दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू खेती को हम लोग चेना के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है धंगर, दूसरा गोल्ला, तीसरा मसाई, या चौथा गद्दी। तो हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को गद्दी नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साम्बुरु नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है कन्या, दूसरा तंजानिया, तीसरा नेपाल, या चौथा भारत। तो साम्बुरु नेशनल पार्क कन्या में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा जापान, तीसरा इंग्लैंड, या चौथा अमेरिका। तो कृषि क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है दुबई, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत, या चौथा बांग्लादेश। तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज जब पहल व्यापार करने भारत आया तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी। पहला ऑप्शन है रेशमी वस्त्र, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा खादी वस्त्र, या चौथा इनमें से सभी। तो अंग्रेज सबसे पहले
व्यापार करने भारत आया तो उस समय हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में सूती वस्त्र का जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परिधान से संबंधित समचुअरी कानून किस देश में लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस या चौथा ब्रिटेन। तो परिधान से संबंधित समचुअरी कानून फ्रांस देश में लागू किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन है पूर्व तथा पश्चिम के मध्य, दूसरा ऑप्शन है पूर्व तथा दक्षिण के मध्य, तीसरा ऑप्शन है पूर्व तथा उत्तर के मध्य या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा दक्षिण के मध्य स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज निम्नलिखित में से किनके नाम है? पहला ऑप्शन है सेल यानी पत्थर, दूसरा ऑप्शन है नदी, तीसरा ऑप्शन है मृदा या चौथा ऑप्शन है पठार। तो झेलम, चेना, रवि नदी के नाम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, दूसरा पश्चिमी गुजरात, तीसरा पश्चिमी बंगाल या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लूनी पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? पहला ऑप्शन है कृष्णा तथा गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है गोडक तथा कोसी, तीसरा ऑप्शन है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र या चौथा ऑप्शन है सतलुज तथा सिंधु। तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है? पहला ऑप्शन है वर्षा ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वसंत ऋतु या चौथा शरद ऋतु। तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में किस प्रकार की वन पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सघन वन, दूसरा सदाबहार वन, तीसरा पर्णपाती वन या चौथा कांटेदार वन। तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना में सदाबहार वन पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा गुजरात या चौथा झारखंड। तो एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है चौथा या चौथा ऑप्शन है 7वां। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में पारिवारिक नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा 1952, तीसरा 1960 या चौथा 1962। तो भारत सरकार ने 1952 ईस्वी में पारिवारिक नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा सिक्किम, तीसरा मिजोरम या चौथा त्रिपुरा। तो भारत का त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है?
पहला ऑप्शन है 192, दूसरा 250, तीसरा 299 या चौथा 545। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 192 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुए थे? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री, तीसरा राष्ट्रपति या चौथा विधायक। तो अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति के लिए पहली बार चुनाव हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई थी? पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु या चौथा ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस। तो लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है नवाज शरीफ, दूसरा परवेज मुशर्रफ, तीसरा शौकत अजीज या चौथा ऑप्शन है बेनजीर भुट्टो। तो 1999 ईस्वी में पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व परवेज मुशर्रफ ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा मोतीलाल नेहरू या चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष, दूसरा 21 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष या चौथा 25 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा निर्वाचन आयोग, तीसरा राष्ट्रपति या चौथा संविधान। तो प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार संविधान देती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा संसद या चौथा प्रधानमंत्री। तो भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित सर्वोच्च न्यायालय करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा संघीय मंत्रिपरिषद या चौथा इनमें से सभी। तो भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद यह सभी सलाह एवं मंत्रणा देता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 7, तीसरा 5 या चौथा 8। तो संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत के संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 75%, तीसरा 50% या चौथा 90%। तो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 75% भाग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फसल चक्र प्रणाली, दूसरा उत्पादन की उन्नत प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है नवीन कृषि प्रणाली या चौथा बहुविध फसल प्रणाली। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से, पहला ऑप्शन है कम है, दूसरा अधिक है, तीसरा बराबर है या चौथा शून्य है। तो भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादन, दूसरा भूमि, तीसरा मानवीय पूंजी या चौथा श्रम। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय पूंजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजन हुए हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा शिक्षा या चौथा स्वास्थ्य। तो सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी या चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के उस समय इंदिरा गांधी थे जब 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो खाद्यान्न सुरक्षा का अभिप्राय खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता या सभी है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता था। पहला ऑप्शन है बच्चों का जन्म होता था, दूसरा ऑप्शन है लोगों का विवाह होता था, तीसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा होता था या चौथा ऑप्शन है अधिक लोगों की मृत्यु होती थी। तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर अधिक लोगों की मृत्यु होती थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।